नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। और सबसे बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक से। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक्स में कमाल का प्रदर्शन किया है। भारत की झोली में नीरज चोपड़ा ने एक और मेडल दिलाया है। जेवलिन थ्रो में नीरज गोल्ड से तो चूक गए, लेकिन सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। नीरज ने 89.45 मीटर का बेहतरीन थ्रो कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इस बार के ओलंपिक्स में भारत का ये पहला सिल्वर मेडल है। इस इवेंट का गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अशरद नदीम के नाम रहा, जिन्होंने 92.97 मीटर का ऐतिहासिक थ्रो किया। नीरज चोपड़ा ने लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीते हैं। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा गोल्ड जीत चुके हैं। और अब रुख कर लेते हैं बिहार की खबरों की तरफ। पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां बिहार में मठ, मंदिर और ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। ऑनलाइन आपको रजिस्ट्रेशन देना होगा और पूरी जानकारी देनी होगी। मंदिर और मठों को संपत्ति का ब्यौरा भी देना होगा। मंत्री नितिन नवीन ने इसको लेकर जानकारी दी है। सभी डीएम को निर्देश दे दिया गया है, यानी मठ मंदिरों की पूरी जानकारी अब उपलब्ध करानी होगी। कितनी संपत्ति है इसका ब्यौरा भी देना होगा। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां मठ मंदिर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि अब ट्रस्ट की तरफ से जो है संपत्ति का ब्यौरा भी ऑनलाइन साझा करना होगा। पटना से बड़ी खबर है, जहां शिक्षक और छात्रों का सम्मान होगा। अब एसीएस के हाथों ये सम्मानित होंगे। हर महीने इन्हें सम्मानित किया जाएगा। एसीएस सिद्धार्थ का ये फैसला सामने आया है। हर प्रखंड से एक शिक्षक और एक छात्र सम्मानित किए जाएंगे। बेहतर प्रदर्शन करने वालों का चयन इसमें होगा। चयन प्रक्रिया की बाद में जानकारी दी जाएगी। बच्चों को शिक्षक शारीरिक दंड नहीं देंगे, ये भी कहा गया है। वर्ग के मॉनिटर अनुपस्थित छात्रों की संख्या का ब्यौरा तैयार करेंगे। तो पटना से खबर, जहां देखिए शिक्षक और छात्रों को सम्मानित किया जाना है। इसके साथ साथ एसीएस की तरफ से कई निर्देश भी दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि अब बच्चों को शिक्षक का शारीरिक दंड नहीं देंगे। साथ ही साथ जो वर्क मॉनिटर होंगे उनको अनुपस्थित छात्रों की लिस्ट तैयार करनी होगी। बिहार में शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरे, एजुकेशन क्वालिटी को और बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पर विभाग के एसीएस सिद्धार्थ ने सभी जिलों के डीईओ को खास निर्देश जारी किया है। 5 अहम बातों को लेकर यह विशेष निर्देश जारी किया गया है, जिसमें शिक्षकों की भूमिका और दायित्वों को 5 श्रेणी में बांटा गया है। इनमें छात्रों की उपस्थिति, स्कूल प्रबंधन, कक्षा प्रबंधन, छात्र प्रबंधन और अभिभावक प्रबंधन पर जोर देने की बात कही गई है। शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्र स्कूल की पोशाक, बस्ते, सभी विषयों की किताब लेकर आएं। शिक्षकों को स्कूल आकर हाजिरी ई शिक्षा कोष ऐप पर दर्ज करानी होगी। स्कूल में मध्याह्न भोजन योजना सुनिश्चित करना होगा और हर दिन स्कूल में चेतना सत्र का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शिक्षक बच्चों से नैतिक मूल्यों पर चर्चा करेंगे। ब्लैक बोर्ड पर तारीख, दिन और छात्र की संख्या दर्ज करनी होगी। कक्षाओं में हेड गर्ल, हेड बॉय बनाकर छात्रों को मोटिवेट करने की बात कही गई है। इन सब के अलावा अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने के लिए भी प्रेरित करने जैसे निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश कर दिया। जेडीयू ने इसका समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि यह बिल मुस्लिम विरोधी नहीं बल्कि मुसलमानों के हित में है। ललन सिंह यानी जेडीयू के समर्थन के बाद से सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था, हम उसके गवाह। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? लोकसभा में भारी हंगामे के बीच कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। लोकसभा में जेडीयू ने बिल का समर्थन किया। पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने जिस तरीके से बिल के समर्थन में अपनी पार्टी की राय रखी, उसके बाद बिहार में सियासी बहस तेज हो गई। पहले सुनिए ललन सिंह ने क्या कुछ कहा। कई माननीय
सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में, यह मुसलमान विरोधी है। कहां से ये मुसलमान विरोधी है? कौन सा इसका कानून मुसलमान विरोधी बताता है? ललन सिंह ने कहा कि यह मुस्लिम विरोधी बिल नहीं है, ये मुसलमानों के हित में है। विपक्ष गलत बातें फैला रहा है। ललन सिंह के बयान और जेडीयू के वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के बाद सियासी बयानबाजी बेहद तेज हो गई। धन्यवाद सभी सहयोगी दलों का जिन्होंने वक्फ बोर्ड के नए बिल पर भाजपा का समर्थन किया। बीजेपी ने जेडीयू के समर्थन का स्वागत किया तो आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा कि ललन सिंह के इस बयान से जेडीयू का मुस्लिम विरोधी चेहरा सामने आ गया है। वक्फ बिल पर जनता दल यूनाइटेड के ललन सिंह ने जो बातें कही, जनता दल यूनाइटेड का मुस्लिम विरोधी अल्पसंख्यक विरोधी चेहरा खुल करके सामने आया। भारतीय जनता पार्टी के हिडन एजेंडे पर जनता दल यूनाइटेड काम करती है। मुखौटा है भाजपा का जनता दल यूनाइटेड। वहीं कांग्रेस ने जेडीयू के समर्थन को मजबूरी का समर्थन करार दिया। कांग्रेस प्रवक्ता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि जेडीयू की मजबूरी है कि बीजेपी के हर निर्णय में वो साथ दे। तो जेडीयू तो बीजेपी के साथ है, बीजेपी के हर निर्णय को मदद करेगी। जेडीयू की अपनी कोई अहमियत तो है नहीं, बीजेपी के हर स्टैंड को सपोर्ट करेगी। वक्फ संशोधन विधेयक के मुद्दे पर सहयोगी पार्टियों के नेता बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े हैं। सरकार के मंत्री और बीजेपी जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि इस विधेयक से किसी भी धार्मिक संस्था की स्वतंत्रता में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। किसी के अधिकार छीनने की बात तो भूल ही जाइए। ये विधेयक उन लोगों को अधिकार देने के लिए लाया गया है जिन्हें कभी अधिकार मिले ही नहीं। तो दूसरी ओर विपक्ष कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप वक्फ एक्ट में संशोधन को समझिए कि पहले इसमें क्या था और सरकार क्या प्रस्ताव लेकर आई है। अगर हम एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट बात करें तो सबसे पहले वक्फ बोर्ड के दावे पर आप पहले सवाल नहीं उठा सकते थे, लेकिन प्रस्ताव ये लाया गया है कि अब उस दावे का वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं को पहले वक्फ बोर्ड में जगह नहीं दी जाती थी बोर्ड में, लेकिन अब महिलाएं भी शामिल होंगी, ये प्रस्ताव लाया गया है। सभी अधिकारी जो उसमें काम करेंगे वो मुस्लिम ही होंगे, लेकिन अब प्रस्ताव है कि डीएम इसकी निगरानी करेंगे। संपत्ति लेने की पूरी शक्ति वक्फ बोर्ड के पास होगी, लेकिन अब है कि बिना सत्यापन संपत्ति नहीं मिलेगी। यानी किसी भी संपत्ति पर अगर दावा किया जा रहा है तो पहले उसका सत्यापन किया जाएगा और फिर हैंडओवर किया जाएगा। वक्फ बोर्ड ने बदलाव को लेकर केंद्र के संशोधन विधेयक को लेकर सीएम आवास में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने सीएम नीतीश से मुलाकात की है। उनके साथ शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद इरशादुल्लाह ने भी सीएम नीतीश से मुलाकात की। मुलाकात के बाद जमा खान ने न्यूज़ 18 को बताया कि सीएम नीतीश तमाम मसलों को देख रहे हैं। सीएम ने कहा कि उन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज के हित के लिए काम किया है, वो पूरी जानकारी ले रहे हैं। वहीं शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि हम लोगों ने संशोधन विधेयक बिल को लेकर कुछ आशंका सीएम के सामने जताई है। सीएम ने उचित कदम उठाने की बात कही है। तो देखिए, सीएम ने उचित कदम उठाने की बात कही है, ये कहा जा रहा है। तो देखिए, मुलाकात जो है वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने सीएम से की है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने वक्फ संशोधन बिल का स्वागत किया है और दिलीप जायसवाल ने कहा है कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार ये बिल लेकर आई है। उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया अलायंस के लोग भ्रमित कर रहे हैं। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर। ये वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है, ये वक्फ बोर्ड के अंदर पारदर्शिता लाने के लिए ये बिल लाया गया है और आम अकलियत भाई जो हमारे गरीब हैं, पिछड़े हैं, मध्यम वर्गीय हैं, सबको उसमें हक मिले, सबका मलकियत उसमें बने। अभी तक वक्फ बोर्ड कुछ लोगों के पॉकेट में था। विपक्ष का काम ही है तुष्टीकरण का राजनीति करना।
वो जानबूझकर कोशिश करती है कि मुसलमान भाई को किसी तरह भड़कावें। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने वक्फ संशोधन बिल का समर्थन किया है। चिराग ने कहा कि विपक्ष इस पर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये बिल वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए लाया गया है। ये बिल अभी पेश हुआ है, पास नहीं हुआ है। पेश किया गया है, पास नहीं किया गया। इसको सिर्फ इंट्रोड्यूस किया गया था इस बिल को। देखिए, ये पुनः विपक्ष की पुनः वही साजिश शुरू हुई है जहां पर दूसरों को भ्रमित करना, दूसरों को डराने का प्रयास पुनः विपक्ष ने शुरू किया। वक्फ बोर्ड में ये जो अमेंडेशन, ये जो उसको अमेंड करने का जो ये बिल आया है, उसको लेकर पुनः इस बात का भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया कि ये मुसलमान विरोधी है, मुसलमानों के हक छीनने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है। जबकि अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने की सोच के साथ इस कानून को लाया जा रहा है। इसमें कई ऐसी बातें हैं जिसका सुझाव जब विपक्ष सत्ता में था उन्हीं के द्वारा दिया गया था। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है और तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि वक्फ कानून में संशोधन एक सोची समझी साजिश के साथ बीजेपी ला रही है। जेडीयू और एलजेपी इस ध्रुवीकरण के औजार में सहभागी रही। संयुक्त संसदीय समिति में हमारे दल के सदस्य बिंदुवार हर पहलू पर अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे। अब आपको दिखाते हैं प्रशांत किशोर का वो घर जहां पीके ने अपना बचपन गुजारा। पीके के पैतृक गांव कुनार में लोग उनकी पदयात्रा का इंतजार कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि अगर पीके राजनीति में आते हैं तो गांव का हर व्यक्ति उनका समर्थन करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। ये है सासाराम का कुनार गांव, जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर। सासाराम चौसा पथ के पास बसे इस गांव में वैसे तो कोई खास बात नहीं है, पर इस गांव से राजनीति की एक खास शख्सियत का नाता है। इस साधारण से 2 मंजिला घर में उस व्यक्ति का बचपन गुजरा है जो अपनी राजनीतिक समझ का लोहा देश में मनवा चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर उर्फ पीके की। हालांकि पीके अब इस घर में नहीं रहते। 23 डिसमिल जमीन पर बना पीके का ये पुश्तैनी मकान अब खाली पड़ा है। ऐसे ही जब से दिल्ली चले गए हैं तब तो कम आते हैं, लेकिन पहले हमेशा पर्व त्योहार में लोग आते थे और पिताजी का कार्यक्रम हुआ तो आए थे। पीके के पिता स्वर्गीय डॉक्टर श्रीकांत पांडे इलाके के प्रसिद्ध डॉक्टर थे। सेवा के दौरान बक्सर में आकर वो बस गए। बड़े भाई और माता पिता के साथ पीके भी बक्सर में ही रहने लगे। एक बार जो कोनार छोड़ा तब से पीके का परिवार घर वापस नहीं लौटा। राजनीति में इतना नाम कमाने से पीके के गांव वाले इन पर गर्व करते हैं, पर ये उम्मीद भी लगी रहती है कि पीके वापस आकर अपने गांव के लिए भी कुछ बड़ा करेंगे। का कहबिले न कहब कि जैसे भगवान का आशीर्वाद दिलन बनल वैसे अपन गांव घर देखस, ये न कहब। उनके जरिए अगर हमनी के बड़ाई हो गई तो ओकरा घरों तो अपन गाँवों तो देखे के चाहिए। और हम का कहब, हमनी के आशीर्वाद से बढ़ल। पीके इन दिनों परिवारवाद पर हमलावर है, खासकर लालू परिवार को निशाने पर लेकर राजनीति में काबिल लोगों के आने की वकालत कर रहे हैं। कोनार के लोगों का कहना है कि अगर पीके राजनीति में आए तो गांव वालों का उन्हें पूरा समर्थन मिलेगा। उन्हें इंतजार है कि पीके अपनी पदयात्रा लेकर गांव में भी आएंगे। हम ये गांव के हैं, वो इसलिए तो जुड़े हैं हम, लेकिन प्रशांत जी का विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रशांत किशोर बहुत जल्द राजनीतिक पार्टी का ऐलान करने वाले हैं। पीके की हर चाल पर सभी राजनीतिक दलों की नजर है। जनता उनसे बदलाव की उम्मीद में बैठी है और गांव के लोग हर कदम पर पीके के साथ चलने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत कुमार की रिपोर्ट।
कटिहार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का जोरदार स्वागत किया गया और इस दौरान कटिहार के प्रभारी मंत्री नीरज कुमार बबलू भी मौजूद रहे। बीजेपी के अभिनंदन समारोह को विधानसभा चुनाव की तैयारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहती है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए 225 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। अध्यक्ष का काम है संगठन को मजबूत करके अपने पार्टी के जो हमारे राष्ट्रवाद की विचारधारा है उसको आगे बढ़ाना। तो मैं अध्यक्ष का काम करता हूं। सर, एक बयान आया है बिहार सरकार के मंत्री जामा खान का, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार किसी के एजेंडे पर नहीं बल्कि अपने एकदम ठीक बोल रहे हैं जामा खान साहब। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं के साथ रहती है, हमेशा तैयारी चलते रहती है। लोकसभा हम लोग मजबूती से जीते हैं और विधानसभा भी 2025 में 225 सीट हम जीतने वाले हैं, इसकी तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश में अपराध करने वाले अपराधी या तो राज्य छोड़ देते हैं या फिर जेल के अंदर होते हैं या सीधे ऊपर। ये बातें यूपी में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कही। ओम प्रकाश राजभर आरा में गोली लगने से घायल दलित प्रकोष्ठ के अध्यक्ष आजाद पासवान का हाल जानने आए थे। ओम प्रकाश राजभर ने दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना को काफी दुखद बताया। उन्होंने बक्सर के एसपी और बिहार के डीजीपी से बात कर आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि योगी सरकार में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। कि उत्तर प्रदेश की बात अगर आप करें तो उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। अपराधी को भय लगता है कि कहीं बुलडोजर न आ जाए, कहीं हमारा काउंटर न हो जाए। या तो अपराधी जेल में है या तो प्रदेश छोड़ के भाग गया है यूपी का। अगर कोई हिम्मत भी करता है तो 24 घंटे के अंदर या तो ऊपर चला जाता है या तो फिर अंदर। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बड़ा ऐलान किया है, अगली सरकार अगर बनी तो 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हर परिवार को 1 लाख रुपए देने का फॉर्मूला भी तैयार कर लिया गया है। और साथ ही हेमंत सोरेन ने कहा है कि अभी पुलिस में सिपाही की बहाली भी होनी है। 15 से 20 दिन के अंदर ये प्रक्रिया शुरू हो कर दी जाएगी। आर्थिक रूप से पिछड़े और कमजोर लोगों को मजबूत करना है। लोकसभा में देश की जनता ने उनको एक आईना दिखाया है। अब राज्य दर राज्य इनको आईना दिखाएगा। शुरू कर दिया है, अभी तो जाना शुरू होगा और ये 1 लाख में जाकर रुकेगा। बांग्लादेश में बिगड़ रहे हालात से पूरी दुनिया चिंतित है। ढाका से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है। ऐसे में बिहार में भी सीमावर्ती इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। गुरुवार को किशनगंज के पास इस्लामपुर सीमा तक सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक पहुंच गए। ये लोग भारत में शरण लेने के लिए आ रहे थे, लेकिन बॉर्डर पर चौकस बीएसएफ जवानों ने बांग्लादेशी नागरिकों को वापस उनके गांव भेज दिया है। रिपोर्ट के जरिए देखिए कैसे भारत सीमा पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम करती गई। किशनगंज सीमा पर जुटे सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक। इस्लामपुर बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने बांग्लादेशी नागरिकों को वापस भेजा। बांग्लादेश का मुद्दा हर कहीं पर छाया हुआ है। बांग्लादेश में उपद्रवी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। उनके घरों और दुकानों को लूटा जा रहा है, लोगों की हत्या तक की जा रही है। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए हजारों बांग्लादेशी भारत के बॉर्डर की ओर भाग रहे हैं। ढाका से दिल्ली तक हलचल तेज है, तो बिहार में भी सरकार और प्रशासन अलर्ट पर है। किशनगंज से सटे बंगाल के इस्लामपुर थाना क्षेत्र में बांग्लादेश की सीमा पर सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक आ गए और भारत में शरण मांगने लगे। बांग्लादेशी नागरिकों के बॉर्डर पर जमा होने की सूचना मिलते ही बीएसएफ हरकत में आ गया। बीएसएफ के अधिकारी और जवानों ने सभी नागरिकों को वापस उनके गांव भेज दिया। सीमा सुरक्षा बल का कहना है कि 2 बीओपी में घुसपैठ की कोशिश की गई, लेकिन अधिकारियों और जवानों ने बांग्लादेशी नागरिकों को समझा बुझाकर सभी को वापस भेज दिया। सभी बीओपी पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की गई है। आपात स्थिति से निपटने के लिए 24 घंटे सख्त निगरानी का निर्देश भी दिया गया है। आशीष सिन्हा, न्यूज़ 18, किशनगंज।
बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार पर विश्व हिंदू परिषद ने दुख जताया है। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सलाहकार पद्मश्री डॉक्टर आर.एन. सिंह ने केंद्र सरकार से हिंदुओं की रक्षा के लिए कदम उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर हो रहे हमले चिंता का विषय हैं। उन्होंने दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों से भी आगे आने की अपील की है। विश्व हिंदू परिषद भारत और हम बिहार शाखा जो भी है, हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं और वहाँ के हिंदुओं के हित के लिए हम बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। इसके लिए सरकार क्या करे, हमारी भारत सरकार क्या करे, इसके लिए तो हम कार्यरत है ही हैं। सरकार के पर हम लोग दबाव बना ही रहे हैं। साथ साथ हम इन प्रेस माध्यमों से दुनिया के लोगों को कहना चाहते हैं कि जो भी मानवाधिकार से संबंधित लोग व्यक्ति हैं, जो मानवाधिकार पर काम करते हैं, उनका भी ये कर्तव्य बनता है कि आज बांग्लादेश में सफ़र होते हुए कहते हैं परेशान होते हुए हिंदुओं की रक्षा करें। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।